चलो, गुड मॉर्निंग। सो डे 6, लास्ट डे हमारा आज रिवीजन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? पेपर्स की इंडिविजुअल चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं करनी, पूरे पेपर्स की प्रैक्टिस लेनी है। फुल लेंथ पेपर्स सॉल्व करने हैं जितने कर सकते हो। आज मतलब ये समझ लो कि सैटरडे तुम्हारा एग्ज़ाम है, तो फ्राइडे का दिन में पेपर्स को रिटर्न में चाहे सॉल्व कम करो, लेकिन उससे पहले तक पूरा पेपर अच्छे से जितने सॉल्व कर सकते हो टाइम बाउंड होके 3 घंटे का एक सिटिंग ली पेपर की, फिर उसके मिस्टेक्स देखी, तो एटलीस्ट 2 पेपर तो रिटर्न में सॉल्व करो। और उसके अलावा 2 पेपर कम से कम 2-3 पेपर स्कैनिंग करो। स्कैनिंग का मतलब पढ़ लिया, पढ़ने में तुम्हें लगेगा कि 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें याद नहीं आ रहे, उनको लिख के देख लिया। ठीक है, तो इस तरह से रोज के 5 से 6 पेपर हो गए। फिर फ्राइडे के दिन स्कैनिंग ज़्यादा है, फुल लेंथ पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने इतने दिन में ये देख लिया होगा कि तुम्हारे कहाँ कहाँ पे तुम बार बार भूल रहे हो, तो वो करना ज़रूरी है। ठीक है, अब आज के हमारे चैप्टर्स हैं चैप्टर 7 एंड 8। 7 एंड 8 चैप्टर कौन से हैं? डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग हम लोगों ने जब चैप्टर 1 किया तो हमने क्या कहा कि हमारे पास मैनेजमेंट फंक्शंस होती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड कंट्रोलिंग इज नॉट द एंड फंक्शन, क्योंकि हमारा साइकिल चलता है। जब कंट्रोलिंग होती है तो उसकी डेविएशंस को एनालाइज करके हमें देखते हैं कि हमें अपनी नेक्स्ट प्लानिंग में क्या ध्यान रखना है। तो ये पूरा एक ऐसे कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है ना, तो आज हम पहले करेंगे डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शंस देना। ठीक है ना, तो टू गाइड पीपल, मतलब अभी तक हमारा सब कुछ प्लानिंग ही चल रहा था। स्टाफिंग में भी बेसिकली हमने अभी तक एक्चुअल काम करना स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन अब हम एक्चुअल काम करना स्टार्ट करने वाले हैं। डायरेक्टिंग में आप काम शुरू करते हो कि भाई हो गया, हमने प्लान कर लिया अपना ऑब्जेक्टिव, हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना लिया, हमने लोगों को हायर कर लिया कि उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फिल कैसे करना है, वो फिल भी कर दिया। अब काम करने की बारी आई कि काम करना शुरू करो। तो इसीलिए डायरेक्टिंग के लिए हम कहते हैं कि दिस इज एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द फंक्शंस। जितने भी फंक्शंस अभी तक हमने की उनसे एग्जीक्यूट कराना, वो डायरेक्टिंग है। तो डायरेक्टिंग के लिए हम क्या कहते हैं कि इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, काउंसिल करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना, दिस इज ऑल डायरेक्टिंग। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। कौन से 4 एलिमेंट्स हैं? मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और सुपरविजन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा 4 एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के जो हमें करने हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग एक ऐसा मैनेजरियल प्रोसेस है विच टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने प्लानिंग के लिए बोला, हमने स्टाफिंग के लिए, सब हमारे सारे ही फंक्शंस कंटिन्यूअस है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग में तो फिर भी क्या होता है कि हमने एक बार स्ट्रक्चर बना दिया तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया, बार बार थोड़ा स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे। स्टाफिंग में ये तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं होता कि आप बार बार रिक्रूटमेंट ही करते रहो, सिलेक्शन ही करते रहो, फिर तो आप उसी में रह जाओगे। याद है हम लोगों ने प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा था कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो स्टेबल रहने चाहिए, उनका परमानेंट रहना चाहिए। जल्दी जल्दी अगर वो छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉयज टर्नओवर अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो दैट इज नॉट गुड फॉर ए ऑर्गेनाइजेशन। तो हम स्टाफिंग को भी कभी नहीं चाहेंगे कि बार बार हो, बट प्लानिंग हमारा बार बार होगा। ठीक है, मैनेजमेंट में भी हमने कहा था कि मैनेजमेंट भी ऐसा है कि मैनेजमेंट भी हमें रेगुलर करते रहना पड़ता है, कंटिन्यूअस है। इसी तरह से डायरेक्टिंग भी हमारा कंटिन्यूअस है,
मतलब आप डायरेक्टिंग में कम्युनिकेशन तो रेगुलर करना ही है ना। अगर हम लोग कम्युनिकेट करना छोड़ देंगे तो फिर काम कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा ना। रेगुलर मोटिवेशन की भी जरूरत है। कभी हम बहुत हाईली मोटिवेटेड हैं, कभी हम बहुत लो मोटिवेटेड हैं, तो हमें रेगुलरली मोटिवेशन की जरूरत है, सुपरविजन की जरूरत है। हर किसी को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबको इसकी जरूरत पड़ती ही है। तो अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ओर्डिनल, डायरेक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स तो है ही बिकॉज एवरी पर्सन इज डिफरेंट। अब उन डिफरेंट पर्सन के अकॉर्डिंगली वी नीड टू फाइंड आउट कि किस तरह की डायरेक्टिंग करनी है, किसको कैसे सुपरवाइज करना है, किसको कैसे मोटिवेट करना है। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन दैट इंक्लूड्स all those activities which are designed to encourage subordinate to work effectively and efficiently। ठीक है ना। तो डायरेक्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? फर्स्ट, इट इज अ की मैनेजरियल फंक्शन। ठीक है, बिकॉज बाकी सारी फंक्शंस आपके एक्शन को सेट करने में लगी हुई हैं, बट दिस इज द ओनली फंक्शन विच इनिशिएट्स एक्शन। इट इज फ्रॉम टॉप टू सुपरवाइजर, मतलब हमारे टॉप लेवल से सुपरवाइजरी लेवल तक काम करती है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है एंड फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। ठीक है, दोनों तरफ से फ्लो करती है। क्योंकि कोई भी, चलो मोटिवेशन तो हमेशा सीनियर्स जो अपने जूनियर्स को देंगे, लीडरशिप में भी सीनियर्स अपने जूनियर्स को लीड करेंगे, सुपरविजन भी अपने सीनियर्स जूनियर्स को करेंगे, लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो तो दोनों तरह से चलेगा। ऐसा तो कैसे पॉसिबल है कि एक ही एक बोलता रहे और दूसरा उसको सुन के करता रहे? वो तो नहीं पॉसिबल है ना। इवन आपको अगर पूरा फॉलो भी करना है तो यस तो करना ही पड़ेगा, तो कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? इन्हीं से कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें पता लग गया डायरेक्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय एफर्ट्स को इंटीग्रेट करती है। कैसे इंटीग्रेट कर रही है? एम्प्लॉइज सारे काम करेंगे तो अलग-अलग काम को लीडरशिप मिलेगी। हाँ, मतलब उन वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आएगी उनके काम करने में, मीन्स ऑफ मोटिवेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस क्रिएट होगा, क्योंकि अगर कोई इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है तो उनको वो सुपरवाइज करके, उनको लीड करके, उनको मोटिवेट करके वो बेटर करेंगे, और जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज उनको स्टेबल रखेंगे कि भाई आप अपनी एफिशिएंसी मत खराब करना। ठीक है, इनिशिएट सेक्शन, फैसिलिटेट्स चेंज। कोई भी चेंज होता है तो उसको अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, तो ये लीडर सुपरवाइजर हेल्प करते हैं, ये एलिमेंट सारे हेल्प करते हैं कि आप उस चेंज को इजीली अडॉप्ट कर पाओ। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास डायरेक्टिंग का इंट्रोडक्शन लेवल है। अब हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है सुपरविजन। सुपरविजन मतलब सुपर प्लस विजन, यानी कि एक ओवर एंड अबव टाइप ऑफ विजन। विजन का मतलब तो हमें देखना, यही होता है ना। विजन हमारा मतलब टू सी ऑब्जेक्ट्स, एक्टिविटीज, ठीक है ना, तो विजन हो गया। लेकिन सुपरविजन मतलब ओवर एंड अबव द विजन, मतलब आप जो सामने सामने से देख रहे हो उसको ओवर सी करना, जिससे कि आप अपने एम्प्लॉयज के बारे में समझ पाओ कि आपके एम्प्लॉयज कैसे काम कर रहे हैं और आपको अपने एम्प्लॉयज को कहाँ पे मोटिवेट करने की ज़रूरत है। यानी कि जो बाकी एलिमेंट्स हैं हमें कहाँ उन्हें लीड करना है, कहाँ उन्हें मोटिवेट करना है, कहाँ कम्युनिकेट करना है, आप उसको समझ पाएँ, तो इसे हम कहते हैं सुपरविजन। तो सुपरविजन का मतलब क्या हुआ? टू इंस्ट्रक्ट, टू ऑब्जर्व, टू मॉनिटर एंड टू गाइड द सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो सुपरविजन क्या है? इसको हम दो तरह से पढ़ते हैं। एक हम ये कहते हैं कि सुपरविजन हमारे लिए एक एलिमेंट है। मैंने कहा ना कि डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं, तो सुपरविजन एज एन एलिमेंट है, यानी कि हर मैनेजर जो भी है, हर मैनेजर को ये एक्टिविटी करनी पड़ती है। ठीक है, सेकेंडली ये एक फंक्शन है, इसको हम एज अ फंक्शन भी पढ़ते हैं। एज अ फंक्शन जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें कहते हैं कि किसी भी सुपरविजन एक एक्टिविटी है, एक ऐसी इंपॉर्टेंट फंक्शन है विच एवरी मैनेजर हैज टू डू। तो हम ये भी कहते हैं कि एज अ डायरेक्टिंग एलिमेंट सुपरविजन इज इंपॉर्टेंट, एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजर, यानी कि मैनेजर्स के फंक्शंस के लिए भी सुपरविजन इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी सुपरवाइजर क्या करता है?
वो डे टू डे एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करता है, एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखता है अपने वर्कर्स के साथ, ठीक है। तो एक अच्छा सुपरवाइजर गाइड भी होता है, फ्रेंड भी होता है एंड फिलोसोफर भी होता है, क्योंकि एवरी पर्सन इज डिफरेंट और उनके अकॉर्डिंगली उन्हें अपने हर एम्प्लॉय के साथ, अपने वर्कर के साथ डील करना पड़ता है। तो सुपरवाइजर क्या करता है, वो यूनिटी अमंग वर्कर्स क्रिएट करता है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनके बीच में कैसे यूनिटी क्रिएट हो कि दे गो इन अ सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में बेसिकली वो सुपरवाइजर है, तो यानी कि वो ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहा है, तो वो आपके मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक ब्रिज क्रिएट कर रहा है, उनके बीच में एक लिंक क्रिएट कर रहा है, ठीक है। उसको क्योंकि उसका वर्कर से डायरेक्ट रिलेशन है, तो उसे हर वर्कर का पोटेंशियल पता है, तो वो उनके लिए टारगेट अकॉर्डिंगली सेट करते हैं। कभी भी टॉप मैनेजमेंट वर्कर्स के लिए टारगेट सेट नहीं करते, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट का वर्कर से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। वो सुपरवाइजर को एक प्रोजेक्ट दे देते हैं कि भाई इतना काम इतने दिन में होना है। अब सुपरवाइजर को देखना है कि मेरे अंडर में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं और मुझे इस काम को कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो सुपरवाइजर ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी दे रहा है, ये भी सुपरवाइजर कर रहा है। तो सुपरवाइजर कैसा होना चाहिए, थोड़ा एम्पैथेटिक होना चाहिए, उसे वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, उसके अंदर स्किल होनी चाहिए, उसे टेक्निकलिटीज पता होनी चाहिए, उसके अंदर एक मॉडेस्टी होनी चाहिए। ये मतलब एक लीडर की जो क्वालिटीज है वो एक सुपरवाइजर में भी होनी चाहिए, राइट। हमारे पास आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ, एनकरेज करना। देखो बहुत डिफरेंट होता है, एक वर्ड होता है कि एनकरेज करना, इन्फ्लुएंस करना, और एक वर्ड होता है इंस्टिगेट करना। तो क्या इंस्टिगेट करना हम मोटिवेशन में लेंगे, इज इंस्टिगेशन अ मोटिवेशन? यस, व्हाई? ओके, मोटिवेशन को हम नेगेटिव फॉर्म में जनरली नहीं बात करते हैं। मोटिवेशन टर्म ऑटोमेटिकली इज अ पॉजिटिव वर्ड। नहीं, बुक्स में है, मैं ये नहीं कह रही, मैं आपको ये बता रही हूँ कि इंस्टिगेशन इज नॉट मोटिवेशन। इंस्टिगेशन मतलब भड़का रहे हो आप किसी को, जैसे कि अरे तो उसको वो ऐसा है, वो ऐसा है, दंगे करने के लिए भड़काना, लड़ने के लिए भड़काना, किसी के अगेंस्ट भड़काना, उसको हम कभी भी मोटिवेशन की कैटेगरी में नहीं रखते। तो मोटिवेशन इज अ पॉजिटिव थिंग, किसी को इन्फ्लुएंस करना टू अचीव सम डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। अभी मैं आपको ये बोलना शुरू कर दूं कि कुछ बस की नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बिलीव हो ही जाएगा कि अच्छा मैम ने बोला है तो इसका मतलब मैं सच में ही नहीं कर सकता। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, लेकिन मैं आपको इस चीज के लिए स्टिमुलेट करूं कि देखो हो तो सकता है, बस ऐसे करोगे तो हो सकता है, ऐसे करोगे तो हो सकता है। तो अगर तुम्हें लग भी रहा होगा कि हम नहीं कर सकते तो भी तुम कर पाओगे। तो मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ, आपको इस तरह से इन्फ्लुएंस करना कि आप वो काम कर पाओ जो आपके रिजल्ट्स को, आपके परफॉर्मेंस को बेटर करने में हेल्प करें। तो स्काउट के अकॉर्डिंगली मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स, ठीक है। अपने डिजायर्ड गोल्स जो हम चाहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए आप भी चाहते हो, लेकिन आप करना भी चाह रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कैसे होगा, तो वो कैसे होगा वाली चीज को हम जब कन्वर्जन पे लाते हैं तो उसे हम कहते हैं मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के लिए 3 बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो कोई ना कोई मोटिव होना चाहिए। अगर आप मेरे से ये सवाल पूछने लग जाओगे कि हम पढ़े ही क्यों, क्या जरूरत है, कमा तो हम बिना पढ़े भी सकते हैं, ठीक है, सोसाइटी में स्टैंडिंग के लिए भी हमें पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर आपके पास कोई मोटिव ही नहीं है। भाई सोशल स्टैंडिंग के लिए चाहिए, अर्निंग्स के लिए चाहिए, टू मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड, टीचर्स फील प्राउड, हमें नहीं कोई प्राउड कराना, प्राउड ही है वो तो कोई मोटिव ही नहीं रह गया, ठीक है ना। फिर दूसरा होता है मोटिवेशन, मतलब प्रोसेस। उस मोटिव को अचीव करने के लिए आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो अपनी उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, दैट इज मोटिवेशन। अब मोटिवेशन 2 तरह से हो सकता है। एक तो सेल्फ मोटिवेशन, कि कोई दुनिया में कुछ कहता रहे, हमारे जो मन में आएगा हम वो करेंगे, जब हमारा मन होगा तो ही हम करेंगे वरना नहीं करेंगे, ठीक है। या कोई एक इंसान होता है कि दूसरे के समझाने से वो नहीं समझता, लेकिन खुद जब समझ में आएगा तब समझेगा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन एंड दिस इज द बेस्ट मोटिवेशन देखा जाए तो। क्योंकि कोई भी
कोई भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता अगर आप इन्फ्लुएंस होना नहीं चाहते तो। एंड फिर भी किसी किसी में होता है ऐसी ताकत, तो वो उन्हें हम कहते हैं, अगर वो सक्सेसफुल हो जाए किसी को मोटिवेट करने में, तो उसे हम कहते हैं मोटिवेटर। यानी कि वो मोटिवेटर, वो इंसान जो आपको आपका मोटिव याद दिलाए और आपको ये याद दिलाए कि आपको कैसे वो अचीव करना है, दैट पर्सन इज कॉल्ड मोटिवेटर। मोटिवेटर आप जरूरी नहीं किसी इंसान डायरेक्टली करे, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। यानी कि आपको अच्छी सैलरी मिल गई, वो भी मोटिवेटर ही है। आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, वो भी मोटिवेटर ही है। ठीक है, आपको अलाउंस मिल रहा है, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, ये सब मोटिवेटर का काम करते हैं। तो मोटिवेटर डज नॉट नेसेसरी अ पर्सन। तो जब असर्शन रीजनिंग में आता है मोटिवेटर आर ऑलवेज अ पर्सन, नो, दिस इज फॉल्स। मोटिवेटर्स कुछ भी हो सकते हैं। मोटिवेटर एक प्रेज भी हो सकती है, रिकॉग्निशन भी हो सकती है। इवन आपने जब ऑफिसर्स डेलीगेट करते हैं अपनी अथॉरिटी, वो भी मोटिवेशन का ही काम है, तो वो भी मोटिवेटर ही हो जाता है, डेलीगेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या हुआ? मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। कोई भी जो डिजायर आपकी है, जो एस्पिरेशंस हैं, उनके लिए आप जब कुछ करते हो तो आपको अंदर से कुछ आवाज आती है जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, दैट इज मोटिवेशन। ठीक है, इट इज अ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। आपको मोटिवेशन के लिए कोई ना कोई रीजन चाहिए। ठीक है, हाँ, मोटिव चाहिए। तो गोल ओरिएंटेड है। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो फिर मोटिवेशन किस बात के लिए करेंगे? अभी हम लोग को सबका मोटिवेशन मिला के क्या है? हम सबका मोटिवेशन है हमें अपना सैटरडे का एग्जाम बहुत अच्छा करना है। अभी ये मोटिवेशन है। उसके लिए हम जो कुछ भी करेंगे, हमारा जो कुछ भी होगा वो सारा उस दिशा में काम होगा। ठीक है, अब वो हमारा मोटिव है ना। तो मैं वही कह रही हूँ ना, वो गोल हो गया ना। उस गोल को अचीव करने के लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं ना, जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं। अब हम ये कहते हैं कि मोटिवेशन थियोरेटिकली पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन वो जो नेगेटिव मोटिवेशन है वो भी कुछ डिजायर्ड गोल के अचीव के लिए है। भाई एक तरीका होता है कि मम्मी बहुत गुस्सा करे लेकिन आपके फायदे के लिए कर रही है, तो वो एक तरह से मोटिवेशन है लेकिन वो नेगेटिव है। ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों को पनिशमेंट दे दूं तो शायद बुरा लग जाएगा, मैं डांटूंगी तो शायद बहुत बुरा लग जाएगा कि मैम तो बहुत ही ज्यादा डांट देती हैं। लेकिन जब कुछ पा लोगे तो शायद आपको ये अच्छा लगे कि उस समय डांट नहीं पड़ती ना, तो शायद हम अपने भटक रहे थे। ठीक है, कई बार साइलेंट मोटिवेशन भी होता है कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आप शांति से हो, तो वो भी आपके भले के लिए ही है। तो मोटिवेशन नेगेटिव वेज हो सकते हैं लेकिन मोटिवेशन होता उस डिजायर्ड गोल की अचीवमेंट के लिए ही है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो है, बिकॉज हर इंसान अलग होता है, हर इंसान जो डिफरेंट है उसको कैसे डील करना है, तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है हमारे पास, क्या होगा प्रोसेस, कोई बताएगा? पहले तो अनसेटिस्फाइड नीड्स आती हैं कि आपके पास कोई अनसेटिस्फाइड नीड होनी चाहिए, फिर टेंशन होनी चाहिए उसकी। अगर तुम्हें आज भी अपने सैटरडे के एग्जाम की टेंशन नहीं है तो कोई दुनिया की ताकत तुम्हें नहीं पढ़ा सकती। ओवर टेंशन नहीं लेनी, लेकिन एक रीजनेबल टेंशन होनी बड़ी जरूरी है। फिर आप सोचोगे कि अच्छा टेंशन तो हो रही है, लेकिन अब टेंशन में एक तरीका तो टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, हम नहीं पढ़ पा रहे, हम नहीं पढ़ पा रहे, तो बैठे रहो। फिर आप मोटिवेट नहीं हो सकते। आपको अपना सर्च करना पड़ेगा कि आखिर में इस टेंशन को रिलीज कैसे करूं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज? पढ़ने बैठ जाऊं, स्कूल जाके टीचर से पढ़ लूं, ट्यूशन जाके टीचर से पढ़ लूं, यूट्यूब का चैनल खोल के पढ़ लूं, पेपर सॉल्व कर लूं। देयर आर सो मेनी वेज टू satisfy that unsatisfied need। फिर नीड सेटिस्फाई हो गई, फिर टेंशन रिड्यूस हो गई और बस आप मोटिवेशन हो गया आपका। तो सबसे पहला क्या है कंपोनेंट? अनसेटिस्फाइड। आप के अंदर अगर आप हमेशा अरे मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, तो फिर ठीक है, सेटिस्फाई हो, मार्क्स कैसे भी आए क्या ही फर्क पड़ता है, तो फिर कोई मोटिव ही नहीं रह गया ना। तो अनसेटिस्फाइड नीड्स होनी जरूरी है। तो मोटिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, ताकि एम्प्लॉइज टर्नओवर कम हो। एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहेंगे काम करने के लिए तो वो टिके रहेंगे, वरना वो बार बार छोड़ के जाते रहेंगे। एब्सेंटिज्म कम हो,
यानी कि अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे तो वो एब्सेंट कम होंगे, वो रेगुलर आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर उनके पास आने का कोई रीजन ही नहीं है, कोई मोटिवेशन ही नहीं है, तो कहेंगे क्यों जाना है। अगर आप आओ, रोज मैं आपको 1 घंटा सिर्फ लेक्चर दे दूं, कुछ नहीं पढ़ाऊं, तो आप कहोगे मैम तो रोज 1 घंटा का लेक्चर देने का काम है, पढ़ाती तो मैम कुछ है नहीं, डांट खाओ जाके, तो फिर मन ही नहीं करेगा आने का। लेकिन आके कुछ पढ़ोगे, इग्नोर कर दूं मैं आपकी बेवकूफियों को और पढ़ाने पे कॉन्सेंट्रेट कर लूं, तो आपको लगेगा चलो पढ़ाई तो हो ही गई, अब जो भी है बाकी सब बातें छोड़ो, ठीक है। तो जो भी चेंजेस हैं उनको हम बहुत स्मूथली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मोटिवेशन के थ्रू। अब मोटिवेशन के लिए एक नीड हायरार्की थ्योरी है जो कि मैस्लोज ने दी। मैस्लोज ने कहा कि सबसे पहले तो आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल एम्प्लॉयज टर्नओवर, बेटा अगर एम्प्लॉयज सेटिस्फाई रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, तो वो जल्दी से छोड़ के नहीं जाएंगे। एम्प्लॉयज टर्नओवर मतलब एम्प्लॉयज का छोड़ के जाना फॉर्म को, ठीक है। सो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या आती हैं आपकी? थर्स्ट आ गई, हंगर आ गई। तो कोई भी इंसान जब अर्न करता है तो सबसे पहले उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब आप अगर अभी 12th के बाद भी कोई जॉब के लिए जाओगे तो आप कहोगे एटलीस्ट इतना तो हो कि मुझे मेरा आने जाने का किराया तो निकल जाए। जब भी कोई इंसान जॉब पे ढूंढेगा तो उसको इतना तो रहेगा ना, उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो, ठीक है ना। उसकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स अगर होंगे फुलफिल तो वो आगे फ्यूचर में सेव करने के लिए सोचेगा, और फ्यूचर में सेव करने के लिए फिर वो नेक्स्ट जाएगा सेफ्टी नीड्स पर। ये उसकी सेफ्टी नीड्स होंगी कि वो अपने वंस फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो गई तो अब वो देखेगा कि मैं फ्यूचर में कितना सिक्योर हूँ, मेरी जॉब सिक्योरिटी कितनी है, मेरे पास पेंशन प्लान्स क्या है, मेरी इनकम में कितनी स्टेबिलिटी है। ऐसा तो नहीं कि इस साल महीने इतनी इनकम है, अगले महीने इतनी इनकम है, पेंशन प्लान्स क्या है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। फिर आती है एफिलिएशन एंड बिलोंगिंग नीड्स। एफिलिएशन एंड बिलोंगिंग नीड्स, यानी कि अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, आपको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आपको वो चाहिए। उससे पहले आपको नहीं चाहिए थी, पहले आपको फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई करनी थी। कोई नई बात कर रहा ना करे भैया, मैं अपना काम खा रहा हूँ, कमा रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने सोचा कि भैया जॉब सिक्योरिटी तो हो, कम से कम मेरे को ये तो सिक्योरिटी मिले कि मुझे जॉब मिले रहेगी। तो उसके बाद जब आपकी ये भी सिक्योरिटी हो गई तब आपको चाहिए एफिलिएशन नीड्स, बिलोंगिंगनेस, यानी कि अब आपको चाहिए कि लोग आपको एक्सेप्ट तो करें, कोई आपसे भी बात करे, किसी के लिए आप भी जरूरी हो। तो ये आपकी एफिलिएशन नीड्स हैं। फिर एस्टीम नीड्स, अब आपको स्टेटस चाहिए। अभी जो रिकॉग्निशन चाहिए थी वो आपको पीयर ग्रुप से चाहिए थी, अब जो रिकॉग्निशन चाहिए अपने सीनियर से चाहिए, दैट इज कॉल्ड एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स, और एस्टीम नीड्स यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टेटस, रिकॉग्निशन, वंस इट गेट सेटिस्फाई, ऑलमोस्ट यही कहा जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये 4 लेवल्स अचीव हो जाते हैं तो दैट इज द बेस्ट। क्योंकि उसके बाद जो टॉप मोस्ट लेवल पर आती है दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी कि अब उसको अपनी ग्रोथ चाहिए, सैलरी नहीं चाहिए। सैलरी उसके पास बहुत है, पैसा बहुत है, रिकॉग्निशन बहुत है, लेकिन अब उसको चाहिए सेल्फ फुलफिलमेंट, मतलब उसे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि यस आई डिड इट, ठीक है। अभी तक उसको चाहिए था कि मेरे फ्रेंड्स बोल दें भाई तूने बढ़िया किया, फिर मेरा बॉस बोल दे भाई तूने बहुत बढ़िया किया, अब मैं खुद को बोल पाऊं भाई तूने बहुत बढ़िया किया, ठीक है। समझ में आ रहे हो? तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं वो इस तरह से चलते हैं। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी एक ऐसा साइकोलॉजिकल, मैस्लोज एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और उन्होंने ये जो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी है, क्योंकि हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ रहे हैं तो हम उसके पॉइंट से पढ़ रहे हैं। जब बच्चे इसको साइकोलॉजी में पढ़ते हैं तो अलग ढंग से पढ़ते हैं, और ये एक ऐसी थ्योरी है जो हर जगह अप्लाई हो सकती है, मतलब वर्कर्स के लिए भी हो सकती है, स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकती है, सबके लिए हो सकती है। तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो मैस्लोज क्या मान के चलते हैं, मैस्लोज की जो नीड हायरार्की थ्योरी है उसमें वो क्या मान के चल रहे हैं, वो मान के चल रहे हैं कि नॉर्मली
जो एक रैशनल पर्सन होता है वो इसी हिरार्की पे काम करते हैं। यानी कि जो भी हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो नीड्स आर ऑलवेज इन हिरार्किकल ऑर्डर। कभी भी कोई यहाँ से एकदम से यहाँ शिफ्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ छोड़ दे और यहाँ चला जाए, या यहाँ से डायरेक्ट थर्ड पे चला जाए, या स्टीम के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फर्स्ट के बाद डायरेक्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे चला जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाने के लिए उन्हें सारे लेवल्स क्रॉस करने ही होंगे। ड्यूरेशन कम ज्यादा हो सकता है कि कहीं पे रहने का ड्यूरेशन कम हो और कहीं पे ज्यादा हो। और इसी कंटेक्स्ट में हमारे पास दो तरह के इंसेंटिव आते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव, एक नॉन फाइनेंशियल। यहाँ से ही पता लग रहा है कि ये दोनों तो हमारे लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव ही हैं। और ये जो 5 हमारे पास हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, ये जो है ये हमारे लिए नॉन फाइनेंशियल पे काम करते हैं, ये हमारे लिए नॉन फाइनेंशियल पे काम करते हैं, राइट। तो इस तरह से फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या हो गया, जो कैश और काइंड में हो रहा है, यानी कि पे एंड अलाउंस, आपके पास प्रोडक्टिविटी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम किया था, तो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम, बोनस हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, ESOP जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है, को पार्टनरशिप, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो पेंशन वगैरह मिलती है, ग्रेचुटी मिलती है, कुछ परक्विजिट्स यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, हाउसिंग फैसिलिटीज हो गई, सर्वेंट हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ये सब परक्विजिट्स हैं। बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, ये सब परक्विजिट्स हैं कि आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है। और नॉन मॉनेटरी में आपको स्टेटस दे दिया, स्टेटस मतलब अब आपको एक अथॉरिटी मिल गई, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, आपको मान लो एक आपको ऑफिस अलग से बना दिया, आपको एक अच्छी सी मैनेजरियल पोजीशन मिल गई, इवन आपके नाम के विजिटिंग कार्ड भी जब छप जाते हैं ना, तो भी वो एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल होता है कि कंपनी ने हमारे नाम के विजिटिंग कार्ड प्रिंट करा के दिया है। छोटी सी चीज होती है बट स्टिल दैट हेल्प्स। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ये भी आपके लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस तरह के ऑफिस में काम कर रहे हैं जहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं, और एक ऐसा ऑफिस हो जहाँ पे एसी तो बहुत दूर की बात है, पंखा भी आए दिन खराब रहता है, तो उसमें क्या ही आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो एक ये भी इंसेंटिव है कि अरे आराम से ऑफिस जाओ, फिर वहां पे तो पूरा खाने पीने का भी इंतजाम होता है, अपना खाना ले जाओ, गर्म कर सकते हैं, जाते ही हमको फ्रूट्स नहीं काटने पड़ते, हमारे वहाँ पे काट के मिल जाएंगे, ऐसे छोटी छोटी चीजें होती हैं। लेकिन ये आपके क्लाइमेट है, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज के बीच में आपका किस तरह का रैपो है, किस तरह का वहाँ का क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, ये सब मैटर करता है। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने एम्प्लॉयज को खुद से कोर्सेज कराते हैं, 3 मंथ का कोर्स करा दिया, 6 मंथ का कोर्स कराया, 2-2 साल के कोर्सेज भी कराते हैं। तो वो करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे मिल रही हैं। तो अगर मान लो तुम 10 बच्चों में से कोई 2 लोगों को कंपनी ने चूज किया और ये कहा कि हम आपको सैलरी नहीं कट करेंगे, सैलरी तो मिलेगी और ये पढ़ाई करने आप जाओ 6 महीने की, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि आपको सैलरी भी मिल रही है और आपको वो पढ़ाई भी करा रहे हैं, उसकी फीस भी वो दे रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा इंसेंटिव हो गया ना। आपको फाइनेंशियली कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन ये है तो नॉन फाइनेंशियल। जॉब एनरिचमेंट है, आपको ज्यादा वैरायटी का वर्क मिल रहा है, वो जॉब एनरिचमेंट है क्योंकि आपको वर्क एक्सपीरियंस हर तरह का मिल रहा है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हो गया, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हो गया, इस तरह से पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन, इन सब के जो आपको अवार्ड्स मिलते हैं, या आपको नाम की अलग से टी शर्ट्स भी बन गई हैं, आपके नाम का अलग से कैबिन भी बन गया है, तो वो भी आपका एम्प्लॉय रिकॉग्निशन हो गया कि भाई देखो ये है। जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, जो भी कमेटीज हैं, मीटिंग्स हैं, उसमें आपको पार्टिसिपेट, आपके सजेशंस लिए जा रहे हैं। एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ पावर दी गई कि आपकी ऑटोनॉमी है, आप कैसे अपने एम्प्लॉयज से काम कराते हो, वो एम्प्लॉयज पावरमेंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सारा मोटिवेशन का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीडरशिप। तो लीडरशिप में क्या होता है, लीडरशिप में भी हम ये डिफाइन करते हैं कि दिस इज एन एक्टिविटी फॉर इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। तो
अगर हम मोटिवेशन में भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम लीडरशिप में भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम सुपरविजन में भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो क्या हम तीनों को एक ही एक्टिविटी की बात कर रहे हैं? क्या डिफरेंस है फिर? सुपरविजन में हम बेसिकली सिर्फ एक आई कर रहे हैं कि हाँ हम देख रहे हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, लेकिन फिर उसको इन्फ्लुएंस करना कि ठीक करे, उसी समय उस सुपरवाइजर का जो रोल है वो लीडरशिप में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं अ लीडर शुड बी अ गुड सुपरवाइजर, क्योंकि पहले वो देखे कि वो काम कैसे कर रहे हैं, फिर अपना ज्ञान दे। एंड सुपरवाइजर शुड बी अ गुड लीडर, जैसे कि वो पहले सुपरवाइज करके फिर उनको बता सके कि काम को कैसे करना है। ठीक है, तो दोनों रिलेटेड टर्म हो गई। और वो जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो हम लीडर की बात कर रहे हैं, लीडर जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, इट मीन्स वो मोटिवेट करने के लिए कर रहा है, यानी कि लीडर इन्फ्लुएंसेस वर्कर्स टू स्ट्राइव फॉर अ ग्रुप एफर्ट बाय यूजिंग मोटिवेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि अरे सब में इन्फ्लुएंस की बात हो रही तो सारे एक जैसे हैं। एमसीक्यूज में जनरली बच्चे इन सब चीजों में गलती कर देते हैं। हाँ, मोटिवेशन हमको एक प्रोसेस है इन्फ्लुएंस, तो लीडर जो है मोटिवेशन को यूज करके ही इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, यूजेस मोटिवेशन प्रोसेस। तो लीडरशिप क्या हुआ? अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस, इंटरेक्शन बिटवीन। अब वो कम्युनिकेट भी कर रहा है, यानी कि एक लीडर प्रॉपर कम्युनिकेट करेगा तो वो इन्फ्लुएंस अच्छा कर पाएगा। ठीक है, उनको कोऑपरेट करने के लिए काम करेगा। तो लीडर हमारे पास कई तरह के होते हैं, हमारे पास 3 तरह के लीडर हैं। कौन कौन से हैं? एक है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री लीडर। ठीक है, 3 तरह के हैं। और होने को लीडरशिप स्टाइल्स बहुत सारे तरह की होती है, बट हमारे सिलेबस में 3 तरह की लीडरशिप स्टाइल है। ठीक है, क्योंकि ये कोर है, बाकी सब डिराइव्ड हो जाते हैं। तो ऑटोक्रेटिक में क्या होता है? जो हेड होता है वही ऑर्डर देता है, मतलब मैं ही हूं, जो मैंने बोल दिया वो करो। ठीक है, नो इफ एंड बट, बस बोल दिया ना तो बोल दिया। वो ऑर्डर देता है, सेंट्रलाइज्ड पावर होती है, और सजेशंस भी वो नहीं ले रहा है, वो अपनी मर्जी से कमांड देगा। तो इसका बेनिफिट क्या है? फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है, और अपनी टर्म्स पे करता है तो यूनिटी इन डायरेक्शन ज्यादा अच्छे से फॉलो होती है। और जहाँ पे उसके एम्प्लॉयज लेस कॉम्पिटेंट हैं वहां पर ऐसे ही करना पड़ेगा लीडरशिप। और जहाँ पे स्पीड हमें बहुत चाहिए वहां पे भी ऐसा करना पड़ेगा। इतना टाइम ही नहीं है कि हम सबसे सजेशन लें फिर कुछ करें, हमें स्पीडी वर्क चाहिए तो यही करना पड़ेगा। ठीक है, ऑटोक्रेटिक में नुकसान क्या है? कई बार आपके एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनका मोरल डाउन हो जाता है, भाई अपनी अपनी चला रहे हैं तो हमारी तो सुन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है अपने आप में उनमें इनिशिएट नहीं लेते वो एक्शंस में, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते एम्प्लॉयज। और कई बार उनके जो आइडियाज हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, उन क्रिएटिव आइडियाज को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और वन मैन पावर चलती है तो उसमें कई बार बायसनेस भी आ जाती है। ठीक है, फिर सेकंड हमारा हुआ डेमोक्रेटिक, जिसे हम पार्टिसिपेटिव भी कहते हैं। पार्टिसिपेटिव यानी कि वो कंसल्ट करते हैं कि भाई बताओ ये काम करना है, अब कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ओपन सजेशंस। क्या करूंगा मैं वही, लेकिन मैं आप सबसे सजेशन लेके, और जो भी ऐसे होंगे कि हाँ काम के होंगे उनको अडॉप्ट भी करेंगे, वो हमारे डेमोक्रेटिक होते हैं। तो इसमें बेनिफिट क्या होता है कि एम्प्लॉयज को एक रिकग्निशन वाली फीलिंग आती है, मोटिवेशन की फीलिंग आती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सजेशन से डिफरेंट एबिलिटीज हमें मिल जाती हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, और कोई भी चेंज होता है तो उसे वो एक्सेप्ट इजीली कर पाते हैं कि देखो हम सबसे पूछा था ना, डिस्कस तो किया था ना, उसके बाद फिर मेजॉरिटी ने ऐसे बोला तो भी ठीक है कोई बात नहीं, मान जाते हैं सभी, ऐसी वाली फीलिंग आती है। लेकिन नुकसान क्या है इसमें?
कई बार तो डिले इन एक्शन हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है, एम्प्लॉयज के साथ ही नहीं कर सकते, इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और कई बार इसमें भी एम्प्लॉयज के अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि सुनते तो हम सबकी हैं, करते अपनी हैं, या वो सुनते कहने को बोलते हैं कि सबकी सुन रहे हैं, बट वो सिर्फ उसी को लेके चलते हैं, उसी की बात मानते हैं। तो ये बायसनेस वाली प्रॉब्लम भी आ जाती है। ठीक है, तो कई बार जो कंसल्टेशन है उसकी वजह से वल्नरेबिलिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपका जो ओरिजिनल मोटिव है कई बार वो भी पीछे रह जाता है इन सब चक्कर में, तो ये नुकसान भी होता है। फिर फ्री रियन जो लेजी फेयर होता है उसमें तो क्या होता है, एम्प्लॉयर भी रहते हैं। वो कहते हैं तुमको जैसे करना है कर लो, जब जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना, करो तुम। ऐसा वो सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपके एम्प्लॉयज बहुत एफिशिएंट हों, यानी कि बहुत ही पॉजिटिव है बट डेयरिंग भी है कि आप अपने एम्प्लॉयज को बिल्कुल उनके उस पर छोड़ रहे हो, तो ऐसा क्योंकि अकाउंटेबल तो लीडर ही होगा। तो जनरली जो हमारा ऑपरेशनल लेवल के लीडर्स होते हैं ना, वो ऑटोक्रेटिक लेके चलते हैं, लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट के लीडर्स होते हैं वो जनरली फ्री रियन लेके चलते हैं कि भाई हमें तो ये चीज चाहिए, अब आप बताओ कैसे करोगे, कैसे भी कर लो, ठीक है, रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो हम 1 to 1 बात कर लेंगे। तो यहाँ पर अपने सबऑर्डिनेट्स का पूरा यूटिलाइजेशन आप कर रहे हो, उनको पूरा फ्रीडम ऑफ वर्क दे रहे हो, तो उनके लिए बहुत ज्यादा हाई मोरल हो जाता है, मोटिवेशन हो जाता है, उनको एक्शंस लेने में, क्रिएटिविटी में बहुत हेल्पफुल होती है। नुकसान क्या होगा, कई बार उसका रॉन्ग मिसयूज वो कर सकते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो वहां पे भी दिक्कत आ जाती है। फिर रेजिस्टेंस ऑफ चेंज, मतलब अब अगर उनको ये दे दिया और उन्होंने वो टारगेट पूरा नहीं किया तो ऐसे में दिक्कत क्या आ गई कि हाँ नहीं, फिर अगर उनको ये बोला हाँ तो फिर वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब तुमको तुम्हारी मर्जी करने दी, उसके बाद जब तुमने अपनी मर्जी में ठीक काम नहीं किया, अच्छा तुम्हारा हो गया अब मेरी सुन लो, तो सुनने की कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि पहले इतनी फ्रीडम दे दी, यानी कि गलती ये हो गई कि आपको पहले ज्यादा फ्रीडम दे दी गई। तो अब आप उस फ्रीडम को क्योंकि मिसयूज कर लिया, तो मिसयूज करने के बाद जब वो अपने ऑटोक्रेटिक में चेंज कर ले या डेमोक्रेटिक में भी आ जाए तो अब आपको रेजिस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फ्रीडम की आदत पड़ गई है। तो कई बार ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑटोक्रेटिक बेस्ट है, डेमोक्रेटिक बेस्ट है या फ्री रियन बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज, द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ वर्क। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिन पे ये डिपेंड करता है कि किस तरह की लीडरशिप स्टाइल। एक ही लीडर टाइम टू टाइम अपना लीडरशिप स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं, मतलब हो सकता है फॉर सम टाइम वो ऑटोक्रेटिक हो जाएं, लेकिन फॉर सम टाइम वो फ्री रियन हो जाएं। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली एक अच्छा लीडर वही है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अडेप्ट करे कि हमें किस लीडरशिप स्टाइल को यूज करना है। ठीक है, गॉट इट। नाउ द लास्ट कंपोनेंट इज कम्युनिकेशन। क्या है कम्युनिकेशन वर्ड, हम जो भी कर रहे हैं ये कम्युनिकेशन है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज कम्युनिकेशन। अगर सिर्फ वहीं खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, आपको बोलने का मौका भी नहीं मिल रहा, तो वो ऑटोक्रेटिक हो गया, मेरी सुन लो। लेकिन अगर हम पार्टिसिपेटिव कर रहे हैं, अब पार्टिसिपेटिव हो चाहे ऑटोक्रेटिक हो चाहे फ्री रियन हो, कम्युनिकेशन तो हर जगह चाहिए। एक लीडर को भी चाहिए, एक सुपरवाइजर को भी चाहिए, एक मोटिवेटर, हर जगह आपको कम्युनिकेशन तो चाहिए। तो कम्युनिकेशन इज to exchange of ideas and information between 2 or more person with common understanding। क्योंकि अगर common understanding नहीं होगी तो communication में barriers आ जाएंगे। ठीक है, तो what are the different elements of communication process? एक तो सेंडर होता है जो मैसेज सेंड कर रहा है, फिर मैसेज ड्राफ्ट करना कि हम क्या मैसेज करेंगे। ठीक है, मतलब मैसेज मतलब what you want to communicate, the idea or the feeling or suggestion। और फिर जब उसको आप ड्राफ्ट करेंगे, जो मैसेज आपके दिमाग, उसको जब आप ड्राफ्ट करेंगे, यानी कि व्हाट्सएप पे लिखेंगे या मेल पे लिखेंगे या आप उसको वर्ड्स, पिक्चर, सिंबल्स के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग। तो पहले सेंडर, ये सब होता साइमल्टेनियस ही है।
हम बताने में इतना सारा बता रहे हैं कि पहले सेंडर है, एक सेंडर होता है, फिर वो मैसेज सोचता है कि क्या मैसेज हमें क्या करना है, फिर वो एनकोड करता है, फिर वो पाथ डिसाइड करता है कि मुझे फोन के थ्रू करना है, मुझे रिटर्न में करना है, मुझे ओरल करना है, मुझे इंटरनेट के थ्रू करना है, कैसे करना है, वो पाथ डिसाइड कर रहा है मीडिया। फिर मीडिया के बाद जब वो पहुंच गया, अब देखो अभी हम यही कर रहे हैं ना, पहले मैं मैसेंडर हूँ, फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैं आज चैप्टर 7 पढ़ाऊंगी, चैप्टर 8 पढ़ाऊंगी, फिर मैं एनकोड कर रही हूँ कि मैं ये बोल के पढ़ाऊंगी, कुछ बोर्ड पे लिखूंगी, एनकोड किया मैंने, मीडिया बोर्ड मेरे लिए मीडिया हो गया, ठीक है। फिर तुमने सुना, वो डिकोड हुआ, तुम रिसीवर हो, डिकोड हो गया, और फिर फीडबैक कि क्या जो मैंने एनकोड किया था तुमने वही डिकोड किया या मैंने कुछ और बोला तुमने कुछ और समझा, वो फीडबैक। इस पूरे प्रोसेस में यहाँ से पूरा फीडबैक तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं, यानी कि यहाँ पे कुकर की सीटी बज गई, यहाँ से एकदम से कोई ट्रक पास हुआ, किसी के फोन की बेल बज गई, 4 लोग एक साथ बोल पड़े, ये सब नॉइज है। कोई भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शंस जो होती हैं वो नॉइज है। जैसे हम कहते हैं फोन पे आवाज नहीं आ रही क्लियर, पता नहीं चल रहा। अगर हम व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो उसमें वो ऑटो करेक्ट वाली ऑप्शन कई बार मैसेज को ही चेंज कर देती है, तो ये सब क्या है। तो कम्युनिकेशन एक तो फॉर्मल हो गई, एक इनफॉर्मल हो गई। फॉर्मल मतलब जहाँ पे हमें पता है कौन किसको क्या बोलेगा, लेकिन इनफॉर्मल जिसमें जैसे कि अभी हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो उसके बच्चे फॉलो करती है वो formal। हाँ वो फॉर्मल हो गई। और इनफॉर्मल जहाँ पे कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है, अभी मैं वॉक करते करते अगर तुम में से किसी से बात करने लग जाऊं तो वो इनफॉर्मल हो गई, ठीक है ना। फिर हॉरिजॉन्टल भी होती है और वर्टिकल भी होती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ, हाँ वन डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक डिवीजन में बात हो रही है, ये डिवीजन है इसमें बात हो रही है। वर्टिकल जो लेवल subordinate हाँ, वर्टिकल हमारी डाउनवर्ड भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है। यानी कि जब सीनियर्स अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहे हैं तो वो डाउनवर्ड्स है, जब सबॉर्डिनेट अपने सीनियर से बात कर रहे हैं तो अपवर्ड है। यानी कि जब वो कमांड दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो वो कौन सी कम्युनिकेशन हो गई, हाई लेवल अपने जूनियर्स को दे रहे हैं तो वो डाउनवर्ड हो गई। लेकिन जब वो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन मांग रहे हैं, जल्दी जाने के लिए मांग रहे हैं, इन सब की बात कर रहे हैं तो वो अपवर्ड हो गई, क्योंकि एम्प्लॉयज बात कर रहे हैं। इसमें हम हायरार्किकल चेन और स्केड्यूल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास आता है नेक्स्ट, जिसमें हम ये कहते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, ऐसी क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो जैसे कि 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, सेमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड पर्सनल बैरियर्स, ठीक है। तो सेमेंटिक बैरियर्स का मतलब हो गया जहाँ पे लिंग्विस्टिक यानी कि वर्ड्स एंड सेंटेंस की फ्रेमिंग में कहीं कोई दिक्कत आती है, ठीक है, वो हमारी सेमेंटिक बैरियर्स है, ठीक है। जैसे कि बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, बैडली एक्सप्रेस मतलब आपको उसमें कुछ इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन है। अगर मैं बोल दूं टुमारो क्लास एट 7, तो यहाँ पर बहुत जरूरी था ये मेंशन करना कि 7 AM है या PM है। और अगर मैं रात को 12:30 बजे मैसेज कर रही हूँ, 12 बजे के बाद कर रही हूँ, जबकि मैं मैसेज आज के लिए कर रही हूँ, लेकिन मैं कल रात को 12:30 कर रही हूँ, तो मैं टुमारो जैसे ही लिखूंगी तो वो तो फिर अगला दिन की बात हो गई, तो वो भी हमारे लिए बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज आ गया, ठीक है। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग का मतलब जैसे कि ये आप अकाउंटेंसी के बच्चे तो बहुत जल्दी समझ सकते हो कि ये वाला जो सिंबल है ये शॉर्ट फॉर्म हम आउटस्टैंडिंग के लिए भी लिख लेते हैं और ओपनिंग स्टॉक के लिए भी लिख लेते हैं, दोनों के मतलब बहुत डिफरेंट है। ये हम लोग अकाउंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन बाहर शॉप्स पे कई बार देखा होगा कार अकाउंट, अब अकाउंट तो नहीं होगा ना, वो कार एसी होता है। रूम अकाउंट तो नहीं होगा ना, वो रूम एसी होता है। तो यहाँ पर एक ही सिंबल के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। इसमें और भी हो सकता है, जैसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस,
मार्कर, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पेन। एक तो ये भी हो सकता है कि 10 रुपए का है, एक ये भी हो सकता है कि ये पेन मुझे मेरे किसी बहुत अच्छे दोस्त ने गिफ्ट किया, मेरे टीचर ने मुझे गिफ्ट किया, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैल्यू किसी भी फॉर्म में हो सकती है ना। तो ये भी होता है कि एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, तो वो भी एक बैरियर हमें आ जाता है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, ये तो मेरे ख्याल से अब आज के टाइम में तुम लोग सारे क्या OTT वाले बच्चे हो तो बड़े अच्छे से समझ सकते हो, गूगल कुछ भी ट्रांसलेट करके कई बार दे देता है, तो उसमें भी आप बोलते वो कुछ है और उसको बताता कुछ और है। ठीक है, तो फॉल्टी ट्रांसलेशन से अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस। अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस में मतलब हम मान के चलते हैं कि ये तो वेरी ऑब्वियस है ना, तो वेरी ऑब्वियस है मतलब मान लो जैसे हमें एग्जांपल बुक में भी दिया हुआ है कि टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट, तो टेक केयर का मतलब बॉस ने समझ लिया कि टेक केयर का मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा ना कि पूरा ध्यान रखना है, और वो टेक केयर में उसने सोचा होगा टेक केयर क्या करना, छोटा बच्चा थोड़ा ना जो टेक केयर करे, एयरपोर्ट से लाए होटल छोड़ दिया, हो गया टेक केयर। जबकि हो सकता है बॉस से कहना चाह रहे हो कि भाई उनका खाने वाने का भी ध्यान रख लेना, उनसे पूछ लेना कोई और रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस हैं। ठीक है, टेक्निकल जार्गन, अब जैसे कि ये वाला जो पॉइंट था ये हम टेक्निकल जार्गन में भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट टेक्निकल जार्गन में दिस इज मोर एप्रोप्रिएट एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल वाली पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इसे हम टेक्निकल जार्गन में डालेंगे बजाय कि हमने इससे पहले कौन सा किया था, सिंबल्स वाले में, क्योंकि सिंबल्स नहीं सॉरी वैल्यू, वो वर्ड्स के जो डिफरेंट मीनिंग होते हैं, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, हाँ, तो उसमें की जगह ये टेक्निकल जार्गन में ज्यादा बेटर एग्जांपल है। बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर रिकॉर्डिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है और आप कहना कुछ और चाह रहे हो। जैसे कि कहीं से रास्ता पूछते हैं तो भैया राइट चले जाना, अब आप सोचोगे ये राइट कैसा है, मतलब वो तो लेफ्ट बोल रहे हैं, अरे भैया राइट राइट ही समझ में नहीं, राइट राइट, तो ये क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, आप कुछ और कह रहे हो। तो कई बार यहाँ पर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है कि हम किसकी माने। ठीक है ना। फिर साइकोलॉजिकल में क्या है, हम प्री मैच्योर इवैल्यूएशन लेके चलते हैं, हम पहले से ही मान के चल रहे हैं कि जो हमारा सीनियर है वो कोई काम की बात नहीं बोलने वाले, या सीनियर्स हमारे जो जूनियर्स हैं, मतलब हम पहले से ही मान के चल रहे हैं कि आज तो स्कूल जाना बेकार ही है, अब अगर काम का भी होगा तो भी हम उसको कंसिडर नहीं करते। लैक ऑफ अटेंशन, हम बैठे तो हैं, आपने कहा था आ जाओ, हम आ गए, लेकिन हमारा दिमाग तो कहीं और है, वो लैक ऑफ अटेंशन है। ठीक है ना। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर अटेंशन, मेमोरी लॉस हो गया भैया, हम तो सब ऐसे हो गए कि हमें तो भूल जाते हैं हम तो, ये सबसे बढ़िया चीज होती है लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, बेस्ट डिफेंस होता है ये। ठीक है ना। लॉस बाय ट्रांसमिशन या लॉस बाय, जनरली ओरल कम्युनिकेशन में होता है ये कि अच्छा कुछ तो बोला था लेकिन हम भूल गए। अब यहाँ पर देखा जाए तो लैक ऑफ अटेंशन वाला पॉइंट ही होता है, बिकॉज आप भूलते तभी हो जो आप उस समय या तो अटेंटिव नहीं होते, या प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन है कि काम की बात तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया इसलिए आप भूल गए। देयर आर सो मेनी रीजंस। ठीक है ना। फिर डिस्ट्रस्ट होता है, तो डिस्ट्रस्ट और प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस हुआ। प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन में तो आप मान के ही चल रहे हो कि ये बेकार की बात हो रही है, और डिस्ट्रस्ट में आप ये मान के चल रहे हो कि जो ये बोला है तो बिल्कुल ही सही नहीं है। ठीक है ना। तो आप डिस्ट्रस्ट हो, आप उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो कम्युनिकेट करने वाले पे, कि तो मुझे जानबूझ के गलती बताएं, तो वो डिस्ट्रस्ट हो गया। ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ की पॉलिसी, रूल्स रेगुलेशंस। वहाँ की पॉलिसी आपके लिए एक बहुत बड़ी एक हर्डल क्रिएट करती है फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में। ठीक है। वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस आपके लिए कम्युनिकेशन में एक हर्डल क्रिएट करते हैं कि आप जो भी प्रिस्क्राइब चैनल है उसके थ्रू ही जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं जा सकते हो। जैसे स्केलर चेन में हमने कहा था, फिर भी उन्होंने एक बेटर ऑप्शन उसमें स्केलर चेन में गैंग प्लैंक दे दी है। ठीक है। स्टेटस, कई बार आपके जो सीनियर्स हैं उनका स्टेटस ऐसे होता है
कि आप उस पर्सन और अपने बीच में प्रॉपर कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते हो। जैसे कि अगर मान लो कुछ प्रिंसिपल से बोलना तो उनका स्टेटस ही ऐसा है कि आपको लगता है उनसे क्या बात करेंगे, पता नहीं वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे। स्टेटस। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, मतलब ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि आप अपनी बात कम्युनिकेट कर पाओ। जैसे ड्रॉप बॉक्स सिस्टम होता है कि कोई ड्रॉप बॉक्स सिस्टम हो तो कम से कम अपनी बात आप बोल सकते हो, या कोई मीटिंग्स होती हैं या आपसे सजेशंस मांगे जाएं, लेकिन आपके तो हमसे कभी कुछ सजेशन मांगे ही नहीं गए तो हम बोलें क्या? अपनी तरफ से ऐसे बोलना थोड़ा अच्छा लगता है। सजेशंस कोई मांगे तो सही, तो हम दे भी देंगे, वरना बीच में कूदना तो ऐसा लगता है जबरदस्ती फंस रहे हो, वो वाली बात हो गई ना। फिर कुछ पर्सनल बैरियर्स, ऑलमोस्ट सब में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस होता है। पर्सनल बैरियर्स मतलब हमें ये डर लगता है कि हम कैसे बोलें अपनी अथॉरिटी को कि आप गलत हो, फियर होता है ये। हम ये नहीं कह रहे कि उनका स्टेटस है, स्टेटस तो तभी जब हम से उसकी पोजीशन की बात करें। आप यही सोचने में सोच रहे हो कि हमारे सीनियर हैं तो हम उनको कैसे चैलेंज करें कि आप यहाँ पे सही नहीं हैं, ठीक है। या सुपीरियर को ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मेरा जो सबॉर्डिनेट है वो कुछ काम का है, वो मान के ही चल रहा है कि वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। या दोनों ही ऐसे हैं, बात ही नहीं करना चाहते, मतलब हम बात ही नहीं करना चाहते, छोड़ो बात क्या करनी, छोड़ो ठीक है ओके चल डालेंगे, ठीक है। कोई इंसेंटिव भी नहीं है, मतलब क्या होता है कुछ काम करने के लिए आपको लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, मतलब आपके पास कोई इंसेंटिव नहीं आपको कि मैं सजेशन क्यों लूं, क्यों पचड़े में पढ़ूं, मुझे क्या मिलना है, अगर और गलत होगा तो हाँ मेरी जिम्मेदारी आ जाएगी, छोड़ो बाहर में जाए, वो वाली चीजें होती हैं। तो कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपना कम्युनिकेशन चैनल, मीडिया, और ये देखना चाहिए कि सामने वाला जो रिसीवर है वो चाहता भी है कि नहीं चाहता, प्रॉपर कोडिंग करनी चाहिए, कम्युनिकेट करने से पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए, ठीक है ना। अपनी लैंग्वेज पे, अपने वर्ड्स पे थोड़ा फोकस रखना चाहिए, ठीक है। लिसनर को भी एक गुड लिसनर के जैसे सुनना चाहिए और फीडबैक जरूर लेना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर 8, छोटा सा चैप्टर है। तो कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब क्या हुआ, जो भी हमने प्लान्स बनाए उनके अकॉर्डिंगली ये चेक करना कि हमारे वो एज पर प्लान्स काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या हुआ, कून्स एंड ओडोनेल ने क्या बोला कि मैनेजरियल कंट्रोल इम्प्लाइज द मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड द करेक्शन ऑफ डेविएशंस टू एश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू प्लान्स, ठीक है। यानी कि जो हमने प्लान में ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए कैसे होंगे उसके अकॉर्डिंगली क्या हमारी एक्टिविटीज हुई, और अगर कोई डेविएशंस आए तो वो क्यों आए, उन पे वर्क करना और उन डेविएशंस को ठीक करना, दिस इज ऑल कंट्रोलिंग। इसीलिए हम कहते हैं कि कंट्रोलिंग के बेसिस पर फर्दर प्लान्स बनते हैं, ठीक है। तो कंट्रोलिंग की नेचर में क्या कहेंगे, गोल ओरिएंटेड है, वही परवेसिव है, एंड नॉट द लास्ट फंक्शन, क्योंकि कंट्रोलिंग के बाद फिर प्लानिंग बन जाती है। तो वाई कंट्रोलिंग इज इंपॉर्टेंट, फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल्स, फॉर यूजिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली एफिशिएंटली, फॉर इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कि जैसा हमने सोचा वैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, ठीक है। हमने जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे वो स्टैंडर्ड्स कितने एक्यूरेट थे, क्या वो अचीवेबल थे या नहीं थे, ठीक है। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जब आप कंट्रोल करते हो, जो एम्प्लॉयज अच्छे काम करते हैं, एफिशिएंट वर्कर्स हैं, आप उनको मोटिवेट करते हो, और जो इनएफिशिएंट है उनको भी आप फिर डायरेक्ट करते हो कि कैसे उनको एफिशिएंट में कन्वर्ट करना है प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये सारा हमारा कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस हो गई। फिर प्रोसेस क्या हुआ, ये जो इतनी देर से हम बात कर रहे हैं ये सारा प्रोसेस की फॉर्म में ही बात कर रहे हैं। पहला, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, क्वांटिफेबल होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए स्टैंडर्ड्स, चैलेंजिंग होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, बेंचमार्क्स होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे
कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं दैट शुड बी इन कंटेक्स्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स, क्योंकि अगर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को अलग फॉर्म में मेजर करेंगे, स्टैंडर्ड्स को अलग फॉर्म में डालेंगे, तो दोनों के मैच नहीं करेंगे, और मैच नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें जो हमारा थर्ड स्टेप है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, वो दिक्कत आएगी करने में। ठीक है, समझ में आया। फिर एनालाइजिंग डेविएशंस, कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है और क्यों हो रही है, और फिर वो समझने के बाद उनके करेक्टिव एक्शन लेना। तो देखा जाए तो स्टेप्स में आपको सिर्फ इतना लिखना है। अब जब डेविएशंस को एनालाइज करते हैं तब हमारे पास दो तरह के प्रिंसिपल्स आते हैं, एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्या होता है ये? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल होता है कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज सबसे पहले उन पे फोकस करना है। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मतलब हमारे कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं कि उन पॉइंट्स को कंट्रोल करना है और उसके थ्रू ऑटोमेटिकली वो सारा प्रोसेस ही कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल सिस्टम लेना चाहिए, KRAs, की रिजल्ट एरियाज। ठीक है, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट, जैसे अगर लेबर की कॉस्ट 2% से बढ़ेगी तो ठीक है, बट अगर 5 ज्यादा बढ़ गई तो यानी कि हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब हुआ कि हम एक्सेप्शनली हम कुछ तक इग्नोर करेंगे और फिर एक्सेप्शनली हम उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग ऑल द थिंग्स, मैनेज ओनली द एक्सेप्शनल थिंग्स, तो उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, समझ में आ गया? छोटू सा था तो। फिर उसके बाद क्या हुआ? करेक्टिव एक्शन तो हमने ले ही लिए। फिर हाँ, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ मैनेजर्स, फोकसेस ऑन मैनेजरियल अटेंशन, रूटीन प्रॉब्लम्स जो है वो सबऑर्डिनेट्स देख लेंगे और जो मेन एरियाज हैं उसको टॉप लेवल देख लेगा। ठीक है, करेक्टिव एक्शन में हम पहले तो कॉज देखते हैं कि क्या कॉजेज रहे, और फिर हम उस कॉज को की डेरिवेशन कहाँ से हुई, उसके बाद करेक्टिव एक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये सारा हमें कंट्रोलिंग में बस इतना सही था, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। अगर वो ऑलरेडी एक फर्म है जो बहुत पहले से चल रही है, उसका जो प्रोसेस होता है, न्यू फर्म नहीं है तो उसका न्यू फर्म का तो पहला प्रोसेस होता है जो प्लानिंग करेगी। हाँ, कंट्रोलिंग फर्स्ट प्रोसेस हो गया उसके हिसाब से, अगर कोई पुरानी फर्म चल रही है तो। ऐसा नहीं कह सकते ना, कंटिन्यूअस है, कंट्रोलिंग लास्ट में होता नहीं है, कंट्रोलिंग शुरू से चल रहा है, इसीलिए तो ये लास्ट में छोटा सा बच गया। बेसिकली जब प्लानिंग कर रहे थे तब भी आपने कंट्रोलिंग फॉलो अप किया था, तो कंट्रोल तब भी तो किया है, फॉलो अप की काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपने जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार की तब भी आपने कंट्रोल किया कि हमारे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। जब हमने स्टाफिंग किया तब भी हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं कि हमें एडिक्वेट स्टाफ, एक राइट पर्सन मिले। हम डायरेक्टिंग के समय भी कंट्रोलिंग कर रहे हैं, तभी तो हम देख रहे हैं कि किसको मोटिवेशन चाहिए और किसको नहीं चाहिए। तो कंट्रोलिंग तो परवेसिव सब जगह चल ही रहा है ना, हर एक फंक्शन का पार्ट है, तभी तो अब आखिर में आके छोटो सा बच गया, क्योंकि हर जगह कंट्रोलिंग ही चल रहा है। फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग इसीलिए तो एक दूसरे से रिलेटेड है। हम ये नहीं कह सकते कि प्लानिंग फर्स्ट है कंट्रोलिंग फर्स्ट है, प्लानिंग भी और कंट्रोलिंग भी दोनों, प्लानिंग भी एंड कंट्रोलिंग भी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दोनों एक दूसरे के पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और अच्छे से पढ़ाई कर लो, पेपर सॉल्व कर लो, जो भी डाउट्स है वो पूछते रहो। ठीक है, चलो।